प्रियल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच। और बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि वर्ष 2019 की एमपीपीएससी में आपने बाजी मारी है। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सर। मेरा 2019 में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, साथ ही में डिप्यूटी कलेक्टर वेटिंग 1 है, और 2020 में भी मेरा असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव के पद पे चयन हुआ था। तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण उपलब्धि मानती हैं आप, और किस प्रकार से ये देश और प्रदेश के विकास में हमारी भागीदारी का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है? डेफिनेटली सर, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसमें मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट करा था। सर, सिविल सर्विसेज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में काउंट होती है, और सिविल सर्विसेज का डिसीजन लेना अपने आप में ही एक बहुत करेजियस टास्क होता है। आपको हर उस सब्जेक्ट, हर उन डिटेल को पढ़ना रहता है जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, और जब वंस आप सिविल सर्वेंट में सिलेक्ट होते हैं तो आप न सिर्फ अपने घर बल्कि आपकी समाज और आपके देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में क्या इस तरीके की सेवाओं में कोई लोग थे, या फिर आपने किसी और से प्रेरित होकर इस फील्ड में आने का मन बनाया? जी नहीं सर, मैं अपनी फैमिली की पहली सिविल सर्वेंट हूँ। मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड कृषि आधारित और व्यवसाय आधारित ही है। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, और मैं फर्स्ट ऑफिसर हूँ अपनी पूरी फैमिली की। आप मूलतः मध्य प्रदेश में कहाँ को बिलोंग करती हैं, और थोड़ा सा परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। सर, मैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले से बिलोंग करती हूँ। हरदा जिले की खिड़किया तहसील में है। सर, मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरा छोटा भाई है। और मेरे पिताजी मेनली कृषि तथा व्यवसाय से रिलेटेड है, माताजी गृहिणी है, और मेरे ब्रदर ने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है। तो अब आते हैं हम आपकी तैयारी पर, क्योंकि तैयारी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है इस तरह की परीक्षाओं में मतलब उत्तीर्ण होने के लिए। कुछ रणनीति के बारे में बताइए, कुछ प्लानिंग के बारे में बताइए कि कैसे आपने इस पूरी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में अपनी जो रणनीति बनाई वो क्या थी? सर, 2019 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। 2017 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी, और 2018 से ही मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होता है सर, वो 3 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो मैंने सर, प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वो क्वालिफाइंग फेज होता है एग्जाम का। प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह आती है। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है और एनसीईआरटीज होती है उनको स्टडी किया था, और बहुत ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व किए थे। मतलब सर, मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स तो लगाए ही थे, इसके साथ साथ मैंने मतलब ऑलमोस्ट 10-10 साल पुराने एमसीक्यू घटना चक्र से सॉल्व किए थे। ये मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थी। प्रीलिम्स के बाद सर सेकंड फेज आता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में आपके टोटल 6 पेपर होते हैं, और 2 रिटर्न फॉर्म में होते हैं। रिटर्न फॉर्म में रहता है 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो सर, मेंस की स्ट्रैटेजी आंसर राइटिंग पे बेस्ड रहती है। मैंने मेंस के लिए पहले ही सब सब्जेक्ट के सिलेबस को थॉरोली स्टडी करके नोट्स बना रखे थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सारे सब्जेक्ट के। अगर हम मेंस का देखें तो जो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अभी 2-3 सालों के पेपर आ रहे हैं वो है साइंस का। तो मैंने साइंस का पहले से ही एनसीईआरटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नोट्स बना के रखे थे। इसी के साथ सर, मैंने मेंस के बाद इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन होती है उसमें आपका बेसिक, आपको आपकी सराउंडिंग्स, आपकी करंट अफेयर्स, आपकी जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उस पर आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होना जरूरी रहता है। तो सर, मैंने इंटरव्यू के लिए अपने मॉक इंटरव्यूज दिए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने जो अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था और थोड़ा अपने सराउंडिंग के लिए मैंने खुद से प्रिपेयर की थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोचिंग कितनी सहायक सिद्ध होती है इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के लिए? क्या हमें उससे गाइडेंस मिलता है? डेफिनेटली सर, ये एक पर्सनल डिसीजन होता है। कोचिंग एक आपको एक वे बताती है कि आपको किस तरह से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। जैसे मैंने इनिशियली कोचिंग ली थी तो मुझे पता चला था कि ये एग्जाम 3 फेजेस में होता है, और आपको किस फेज में कितने एफर्ट्स लगाने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या सब्जेक्ट पे आपको इम्पोर्टेंस देना है, आपको एक मार्गदर्शन मिल जाता है कोचिंग से। बट सर, अभी जो हम रिसेंट ट्रेंड देख रहे हैं कोरोना समय में, तो यहाँ पे आपको जो ई एजुकेशन है, स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब हो गया,
या फिर अनअकैडमी या बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वॉल्यूमिनस डेटा अवेलेबल है। तो आप इन प्लेटफॉर्म की हेल्प से भी अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा रूरल एरिया में रिसाइड कर रहा है और अगर वो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन चालू करना चाह रहा है तो डेफिनेटली आप अपने यूट्यूब से स्ट्रैटेजीज देख के टॉपर्स की और पूरा सारे कोर्सेज देख के आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब सभी की अपनी अपनी भूमिका है यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, है ना? डेफिनेटली सर, हर चीज का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है और इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी रहती है। प्रियल, मैं जानना चाहता हूं कि आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही जब आपका सिलेक्शन हुआ एमपीपीएससी में और अब आप एक बड़े ओहदे तक पहुंचेंगी। उसके लिए क्या किस प्रकार से आपने सेलिब्रेट किया परिवार के साथ, कैसे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया? सर ये एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट था जो कि लगभग 3 से 4 साल बाद आया है। तो घर वाले बहुत अवेटेड था ये रिजल्ट, घर वालों के लिए भी कि कब आएगा रिजल्ट, क्या पोस्ट रहेगी। तो सर मेरा 2020 का रिजल्ट पहले आ गया था जून में, जिसमें मुझे असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव की पोस्ट मिली थी और साथ ही मेरा डीएसपी वेटिंग था। घर वाले बहुत खुश हुए, मतलब आपकी फैमिली का कोई पहला पर्सन ऑफिसर बनता है तो उसका हैप्पीनेस का तो कोई आप काउंट ही नहीं कर सकते उस हैप्पीनेस को। घर वालों के साथ ही सर मैं अपनी तहसील की भी पहली ऑफिसर हूँ, तो वहाँ पे भी पूरा जश्न का माहौल था। सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे हार्ड वर्क को, मेरी मेहनत को, और सभी मेरी खुशी में शामिल हुए। वाह वाह, हम भी खुशी में आपकी शामिल है और उम्मीद करते हैं कि आपने जो कार्य क्षेत्र चुना है उसमें आपको बेहतर कामयाबी मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा आप प्रदेश के लिए, देश के लिए काम कर पाएंगी। मैं जानना चाहता हूँ प्रियल कि आपने कौन कौन से लक्ष्य तय करके रखे हैं कि आपको जब इस सेवा में आई हैं तो कौन कौन से क्षेत्रों में विशेष रूप से काम करने की इच्छा है? सर मेरा सिंस इंजीनियरिंग मैं एक एनजीओ रन करती थी जो ऑर्फन बच्चों के लिए काम करता था। तो जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो चिल्ड्रन के लिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए वर्क करना रहेगा। सर अपार्ट फ्रॉम दैट मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। ये मेरा इनिशियल टारगेट रहेगा। तो अभी आपका जब इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करके आप मध्य प्रदेश के राज्य सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करके आप इस फील्ड में आ गई हैं, बाकी लोग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आपका मशवरा रहेगा, सलाह रहेगी? सर जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करिए। एक दिन रिजल्ट ज़रूर आता है, आप पेशेंस रखिए। ये मेरा 2019 का रिजल्ट था, जिसके बाद भी मैंने 20, 21, 22 के एग्जाम्स दिए थे और सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए। तो विद पेशेंस और हार्ड वर्क आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। थोड़ा सा इस एग्जाम में लक फैक्टर भी रहता है, बट आप ज़रूर सक्सेस को अचीव करेंगे। ये मेरी बेस्ट विशेस है टू ऑल द एस्पिरेंट्स। चलिए, वाकई आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और ऐसे व्यक्ति जो निराश हो जाते हैं या फिर गलत कदम उठा लेते हैं और उनकी जिंदगी में कुछ उन्हें कामयाबी का रास्ता नहीं दिखता, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हमें किसी भी चीज से निराश नहीं होना है। कोई भी चीज हमारी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है। एमपीपीएससी, यूपीएससी, ये सब एक करियर ऑप्शन है और एक करियर अपॉर्चुनिटीज है। मैं उन एस्पिरेंट से यही बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज अपने एफर्ट्स पे ट्रस्ट रखिए। देयर आर मेनी ऑप्शंस कि आप बहुत अच्छा हर एक फील्ड में कर सकते हैं। आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करिए यहाँ पे। चलिए प्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो साथी सुन रहे हैं उनको भी आपकी बात बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगी और वो भी एमपीपीएससी जैसे कई एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे अपनी मेहनत से, अपनी संघर्ष से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पिरेंट्स।